तो अब बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की। तो ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं जिन्हें ट्यूबरक्लोसिस होती है, जेनेटिक ट्यूबरक्लोसिस, उनकी हेल्थ जो है नॉर्मल होती है, उनके अंदर किसी भी तरीके की ट्रीटमेंट की उन्हें हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। जिनके अंदर फीवर होता है, फिर एब्डोमिनल पेन होता है, तो उनको एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर, और शुरुआती तौर पे उनके अंदर क्या चलती है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो होता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कौन कौन सी, रिफेम्पिसिन है, आइसोनॉक्स है, पैराजिनामाइड है, इथेम्पिटोल है। ठीक है, इनकी डोजेस लिखी हुई है कितनी कितनी इस्तेमाल करनी है। लेकिन जो सबसे पहले हम इस्तेमाल करते थे फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग जो होती है, इसके अंदर क्या है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हम जानते हैं। लेकिन जो पहले रेजिम इस्तेमाल किया जाता था वो इस्तेमाल किया जाता था कि इंट्रामस्कुलर जो था स्ट्रेप्टोमाइसिन दी जाती थी 1 ग्राम, साथ ही उसके अंदर दिया जाता था ओरल आइसोनियासिड 300 मिलीग्राम फॉर अबाउट 3 मंथ के लिए दिया जाता था। साथ में क्या किया जाता, फॉलोड बाय द पैरा अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड दिया जाता था, 12 टू 16 मिलीग्राम दिया जाता था डेली। एंड आइसोनियासिड फॉर फर्दर पीरियड के लिए दिया जाता था 1 से 2 साल के लिए। ठीक है, मगर बिकॉज ऑफ द ऑटोटॉक्सिसिटी, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट बिकॉज ऑफ द पैरा अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड, gynecologists now prescribed and WHO recommended rifampicin. Rifampicin 456 to 600 मिलीग्राम डेली डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी वेट। कंबाइन इसको किसके साथ मिला के दिया जाता है, इसको दिया जाता है आइसोनियाजिड 300 मिलीग्राम डेली इन अ सिंगल डोज बिफोर ब्रेकफास्ट दिया जाता है। रिफेम्पिसिन एज वी नो दैट इट इज़ हेपेटोटॉक्सिस, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले इस ड्रग को स्टार्ट करने से पहले एलएफटी कराना चाहिए, उसके बाद हमें फर्दर मॉनिटर करते रहना चाहिए। उसके बाद जो होता है एक ड्रग और है कि कौन सी ड्रग इस्तेमाल की जाती है, पैराजिनामाइड। पैराजिनामाइड एक नई ड्रग है जो इस्तेमाल की जाती है 1.5 से लेकर 2 ग्राम इस्तेमाल की जाती है डेली इन 3 डिवाइडेड डोज, विच इज़ वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट द स्लो मल्टीप्लाइंग ऑर्गेनिज्म एंड एनहेंस करती है द इफेक्ट ऑफ रिफेम्पिसिन, बट इट कॉजेज हाइपरयूरिसीमिया। ठीक है, द मॉडर्न थेरेपी कंसिस्ट ऑफ रिफेम्पिसिन, isoniazid, pyrazinamide for about 2 months followed by the rifampicin and isoniazid biweekly for another 5 to 6 months। ठीक है, इस शॉर्ट कोर्स से फ़ायदा ये होता है कि इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रिजल्ट मिलते हैं। इससे क्या होता है, जो ड्रग रेजिस्टेंट बैसिलाई होते हैं उनको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, पेशेंट की जनरल कंडीशन इंप्रूव हो जाती है। इसके अलावा जो कुछ बहुत ज़्यादा इल पेशेंट होते हैं तो उनके अंदर हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी इस्तेमाल करना पड़ता है। कितना इस्तेमाल करना पड़ता है, 4 मिलीग्राम इस्तेमाल करना पड़ता है डेली। कुछ पेशेंट जो कुछ डॉक्टर्स होते हैं प्रेफर करते हैं ऐड करना एथेम्पिटोल 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, जबकि कुछ डॉक्टर जो होते हैं प्रेफर करते हैं 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट ट्वाइस वीकली ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 and 3 मंथ। एथेम्पिटोल जो होता है ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, एज वी नो दैट इट इफेक्ट द विजन, ऑप्टिक नेराइटिस कॉज करता है। ठीक है, एंड कॉज करता है स्किन रैशेज। ये आपको याद रखना है, एथेम्पिटोल के साइड इफेक्ट क्या होता है, विजन को इफेक्ट करता है, इसकी वजह से ऑप्टिक न्यूराइटिस हो रही है, और क्या हो रहा है यहाँ पे, स्किन रैशेज पड़ रहा है। तो ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन जो होता है मैंडेटरी होता है बिफोर स्टार्ट करने से इस ड्रग को पहले। एक थी हेपेटोटॉक्सिक ड्रग थी हमारी, कौन सी थी, रिफेम्पिसिन। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, रिफेम्पिसिन शुरू करने से पहले हमें एलएफटी करा लेना चाहिए, ये जानने के लिए कि एलएफटी के में क्या क्या अरेंजमेंट हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। और जो है हमें जो है एथेम्पिटोल इस्तेमाल करने से पहले हमें अपना ऑप्टिक एग्जामिनेशन जो होता है करा लेना चाहिए, ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन ज़रूरी होता है। अब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, ड्रग के लिए रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, यानी वो कुछ टाइम तक अगर ट्रीटमेंट लेते हैं और फिर बीच में अधूरा छोड़ देते हैं, तो इस तरीके से जो लोग करते हैं उनके अंदर क्या होता है, ड्रग के लिए रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, वो दवाएं उनके ऊपर असर नहीं करती। इस वजह से ऐसे पेशेंट के लिए कुछ फर्दर और ड्रग इंट्रोड्यूस की गई हैं, जिनके अंदर अगर आपको लग रहा है कि ड्रग रेजिस्टेंस है तो उनके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं कैप्रियोमाइसिन इस्तेमाल की जाती है 15 to 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, इंट्रामस्कुलरली दी जाती है। कैनामाइसिन भी 5 to 30 मिलीग्राम पर केजी इस्तेमाल की जाती है इंट्रामस्कुलरली। इथेनोमाइड इस्तेमाल की जाती है, पैरामाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है 150 मिलीग्राम पर केजी, और साइक्लोसिरीन इस्तेमाल किया जाता है 15 to 20 मिलीग्राम। मैक्सिमम डोज इसकी 1 ग्राम होती है। तो ये ड्रग जो है उन पेशेंट के लिए है जिनके अंदर रेजिस्टेंस है फॉर प्रीवियस ड्रग के लिए। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इसका हमें क्या करना है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग देनी है। ठीक है, सेकंड जो हमें करना होता है ऑप्शन हमारे पास ट्रीटमेंट का, सर्जरी। सर्जरी जब भी करते हैं जब क्या होता है, पेशेंट के अंदर प्रोग्रेशन हो रहा है डिजीज़ का, ठीक है, परसिस्ट कर रहा है कोई लार्ज इन्फ्लेमेटरी मास, जैसे कि पायोसेल्पिंग्स है या पायोमेट्रा है, या फिर सब सिम्टम्स जो है वो परसिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि पेन है, मिनोरेजिया है, या फिर कोई फिस्चुला है जो परसिस्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से हमें क्या करना है, फिर हमें करनी पड़ेगी सर्जरी। मगर सर्जरी करने के लिए जो होता है कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी के अंदर कोई भी एक्टिव लीजन है या फिर कोई प्लास्टिक एडिशन है बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉवल्स के अंदर, तो हम अगर कोई भी कोशिश करते हैं उन एडिशन को रिमूव करने की, हटाने की कोशिश करेंगे, तो उसकी वजह से वहाँ पे हो जाएगा ट्रॉमा या फिर बॉवल फिस्चुला बन जाएगा। तो इसलिए सर्जरी जो होती है हमेशा करनी चाहिए, प्रोसीड करनी चाहिए बाय द सेवरल वीक्स ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी मतलब ड्रग चलने के
बहुत हफ्तों के बाद करनी चाहिए हमेशा सर्जरी। और साथ में क्या होता है, फॉलोड बाय अ फुल कोर्स ऑफ कीमोथेरेपी, यानी पूरा उसको एक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जो उसका ट्यूबरक्लोसिस एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का जो ट्रीटमेंट होता है उसको उसे पूरा कंप्लीट करना चाहिए, यानी कुछ हफ्ते तक उसका जब एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का ट्रीटमेंट चल चुका हो उसके बाद हमें सर्जरी के लिए प्रोसीड करना चाहिए। और सर्जरी करने के बाद भी उसको क्या है, पूरा अपना जो होता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है पूरा उसे कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि सर्जरी कितने टाइप की होती है। सर्जरी की जा सकती है जैसे टोटल हिस्टेरेक्टोमी कर सकते हैं, साथ में रिमूवल हम ओवरी भी कर सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब भी कर सकते हैं। दूसरी सर्जरी हम क्या कर सकते हैं, वल्वेक्टमी कर सकते हैं अगर पेशेंट के अंदर हाइपरट्रॉफीड वल्वा हो। ठीक है, ट्यूबोप्लास्टी जो होती है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। कोई भी सर्जन जो होता है ट्यूब को इम्प्रूव करने के लिए फर्टिलिटी को क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है रिएक्टिवेशन ऑफ द डिजीज। मोरओवर फर्टिलिटी कैन नॉट बी रिस्टोर्ड व्हेन द ट्यूबल वॉल्स आर डैमेज। अब बात एक आती है कि कब तक फॉलो अप करना है पेशेंट को, तो पेशेंट नीड टू बी फॉलोड अप टू एटलीस्ट अबाउट 5 ईयर तक, क्योंकि एज द रिएक्टिवेशन ऑफ द लीजन ड्यूरिंग दिस पीरियड हैज़ बीन रिपोर्टेड yearly and when indicated early curettage should be carried out and check out for any reactivation. Repeat hysterosalpingogram and in however not advisable it may be reactivation of the dormant infection. तो ये तो हो गई हमारा जेनेटिक ट्यूबरक्लोसिस का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, यानी आपने समझ लिया कि जेनेटिक ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है। अब आपसे मैं इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में बात करती हूँ। सबसे पहले आपसे जो सवाल पूछा जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाएगा, मोस्ट कॉमन साइट जो होती है प्राइमरी फोकस ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस की क्या होती है। ये तो एक जनरल सा क्वेश्चन हो गया कि आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन साइट जो होती है प्राइमरी फोकस ट्यूबरक्लोसिस का क्या होता है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ 50% जो होता है प्राइमरी फोकस कहाँ मिलता है, हमें लंग्स में मिलता है। तो आपका क्या जवाब होगा, लंग्स। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आप ये याद रख सकते हैं, जब प्राइमरी फोकस जो होता है किसी को यानी ट्यूबरक्लोसिस जो हो रही है एट द एज ऑफ मिनार्की के टाइम पे होती है, तो उसमें क्या होता है ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उन्हें जेनेटिक ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। ठीक है, ये आपने पॉइंट याद रखना है। अगर आपसे इस तरीके से कोई सवाल पूछे कि मोस्ट कॉमन रूट क्या है जेनेटिक ट्यूबरक्लोसिस के स्प्रेड का, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 90% केसेस के अंदर कहाँ से स्प्रेड करता है, ब्लड स्ट्रीम पे वेरी करता है। तो आपका क्या जवाब होगा, ब्लड स्ट्रीम। उसके अलावा क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 90% जो होती है जेनेटिक ट्यूबरक्लोसिस जिन पेशेंट के अंदर होती है वो क्या होती है, उनके अंदर वो कैसे होते हैं, आपका जवाब होगा इनफर्टाइल होते हैं, क्योंकि 90% पेशेंट जो होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक ट्यूबरक्लोसिस होती है वो कैसे होते हैं, हमारे इनफर्टाइल होते हैं। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर आप ये याद करेंगे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से कि मोस्ट कॉमन साइट जो होती है जेनेटिक ट्यूबरक्लोसिस की कहाँ होती है। जेनेटिक ट्यूबरक्लोसिस मोस्ट कॉमनली जो होती है आपको मैंने बताया था फेलोपियन ट्यूब में होती है। 90% जो होती है फेलोपियन ट्यूब अफेक्टेड होते हैं। तो मैंने आपको पैथोलॉजी पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि 90% जो होते हैं फेलोपियन ट्यूब इफेक्टेड होते हैं जेनेटिक ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ओवरीज कितनी परसेंट इन्वॉल्व होती है, यूट्रस कितना परसेंट इन्वॉल्व होता है, सर्विस कितने परसेंट इन्वॉल्व होती है। तो ओवरीज अगर पूछे कि आपसे कोई कि ओवरीज कितने प्रतिशत इन्वॉल्व होती हैं जेनेटिक ट्यूबरक्लोसिस के अंदर, तो ओवरीज हमारी इन्वॉल्व होती है 30%, यूट्रस इन्वॉल्व होता है 70%, सर्विस इन्वॉल्व होती है 1 से 2% इन्वॉल्व होती है। ठीक है, उसके बाद हमने एक पॉइंट बताया था आपको, जो पैथोलॉजी पढ़ाई थी उसके अंदर जो पढ़ाया था उसके अंदर बताया था अगर आपसे कोई पूछे जिसमें तरीके से पूछा जाता है ट्यूबरकुलर और एक्सोसेल्पिंजाइटिस होती है, तो उसके अंदर दो चीज़ें देखने को मिलती है। मैंने क्या बताया था आपको, लेड पाइप अपीयरेंस होती है या फिर उसे हम बोलते हैं टोबैको पॉइच अपीयरेंस भी बोलते हैं, या फिर उसके अंदर मिलती है फिश फ्रोजन पॉल्पिस भी मिलती है। फ्रोजन पॉल्पिस किसे बोला जाता है, फ्रोजन पॉल्पिस बोला जाता है जब जो होते हैं जो लीजन जो होते हैं पेनफुल नहीं होते हैं, वो एम्बेडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं होते, विजिबल नहीं होते हैं, वो एम्बेडेड होते हैं इन द पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, तो उसे बोला जाता है फ्रोजन पॉल्पिस बोला जाता है। ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है जेनेटिक ट्यूबरक्लोसिस का क्या होता है, इनफर्टिलिटी। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि 90% जो होते हैं जेनेटिक ट्यूबरक्लोसिस होती है पेशेंट वो कैसे होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम जेनेटिक ट्यूबरक्लोसिस का क्या होता है, इनफर्टिलिटी होता है। उसके बाद मैंने बताया था कि ट्यूबरक्लोसिस के अल्सर होते हैं, वजाइना जो होते हैं या फिर वल्वा जो होते हैं उनमें क्या होता है, अल्सर्स बनते हैं। तो यहाँ से सवाल बनता है कि जो वजाइना है वल्वा के जो अल्सर होते हैं वो कैसे होते हैं, तो मैंने आपको बताया था। ये तो हो गया हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इस टॉपिक का। अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ के बारे में। इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन इस टॉपिक से जनरल से पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि प्राइमरी फोकस क्या होता है जेनेटिक प्राइमरी फोकस क्या होता है ट्यूबरक्लोसिस का। ये तो वो हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इस टॉपिक का। उसके बाद हम बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो जनरल सा क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन जो होता है साइट जो होती है ट्यूबरक्लोसिस का फोकस प्राइमरी फोकस क्या होता है। प्राइमरी फोकस जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या होता है, प्राइमरी फोकस 50% जो होते हैं लंग्स इन्वॉल्व होते हैं,
नोट 40% होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट 5% होती है, बोन्स एंड जॉइंट भी 5% होते हैं। तो मोस्ट कॉमनली क्या हुआ, हमारा लंग्स हो गया, यानी 50% क्या हो रहा है हमारे इन्वॉल्व लंग्स हो गए। तो ये तो हो गया हमारा प्राइमरी फोकस, मोस्ट कॉमन साइड ऑफ प्राइमरी फोकस द ट्यूबरक्लोसिस इज हमारा हो गया लंग्स। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो होता है मेथड ऑफ स्प्रेड जो होता है ट्यूबरक्लोसिस का क्या होगा, मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमनली स्प्रेड होती है ट्यूबरक्लोसिस किससे होती है, वो होती है हमारी ब्लड स्ट्रीम से। एक पॉइंट आपको यहाँ ये याद रखना है, जब प्राइमरी फोकस के बारे में बात हो रही है तो ये यहाँ याद रखना है कि अगर किसी पेशेंट को प्राइमरी फोकस हो रहा है एट द एज ऑफ मिनार्की के टाइम पर, यानी जब उसकी मिनार्की का टाइम आया तो उस टाइम पर उसे प्राइमरी फोकस हो गया, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस हो गई, उस टाइम पे क्या होता है ज़्यादातर चांसेस बढ़ जाते हैं उसकी जेनेटिक ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। उसके बाद क्या होता है, एक सवाल पूछा जाता है कि 90% जो होते हैं जेनेटिक ट्यूबरक्लोसिस जो होती है जिनके अंदर वो कैसे होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं। जवाब आपका क्या होगा कि 90% पेशेंट जो होता है जिनके अंदर जेनेटिक ट्यूबरक्लोसिस होती है वो कैसे होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं। दूसरा टाइप एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 90 मोस्ट कॉमन साइट जो होती है जेनेटिक ट्यूबरक्लोसिस की क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था फैलोपियन ट्यूब जो होते हैं 90% जो होते हैं इसके अंदर जेनेटिक ट्यूबरक्लोसिस रीजन जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। यानी मोस्ट कॉमन साइट जो होती है जेनेटिक ट्यूबरक्लोसिस की जो होता है, जो एरिया इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है, हमारा फैलोपियन ट्यूब होता है। उसके अलावा एक सवाल पूछा जाता है कि मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कितने प्रतिशत इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको, जैसे कि हमारी जो ओवरीज होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं 30% इन्वॉल्व होती हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको कि यूट्रस जो होता है हमारा कितना 70% इन्वॉल्व होता है, यूट्रस 70% होता है, और जो सर्विक्स होती है वो इन्वॉल्व होती है हमारी 1 से 2% इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो यानी अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमनली जो इन्वॉल्व ऑर्गन है जेनेटिक ट्यूबरक्लोसिस के अंदर वो क्या होगा, यूट्रस होगा। यूट्रस जो होगा 70% होगा, फैलोपियन ट्यूब 90% इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, ओवरी इन्वॉल्व हो रही है 30%, सर्विक्स हो रही है 1 से 2% इन्वॉल्व हो रही है। उसके बाद एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, जब ट्यूबरकुलस एक्सोसेल्फिंजाइटिस होती है उसके अंदर जो होता है क्या क्या देखने को मिलता है। तो आपको मैंने बताया था यहाँ में देखने को मिलता है ट्यूबरकुलस अपीयरेंस देखने को मिलती है, एक मिलता है फ्रेश फ्रोजन पेल्विस देखने को मिलती है। ट्यूबरकुलस अपीयरेंस किसे बोला जाता है, इसने बताया था कि जब डायरेक्टली एक्सटेंशन होता है ट्यूबरकुलोसिस का फ्रॉम द एडजेसेंट ऑर्गन तो उसको बोला जाता है ट्यूबरकुलस एक्सोसेल्फिंजाइटिस। जो पेरिटोनियल सरफेस होता है वो कैसा होता है, स्टडेड होता है विद द मिलियरी ट्यूबरकुलस, और जो एम्पुलरी पोर्शन होता है वो कैसा होता है, डायलेट होता है विद फेमरल एंड कैसा होता है, ओपन होते हैं, पाउचिंग होती है उसके अंदर। इसी अपीयरेंस को बोला जाता है ट्यूबरकुलर पाउच अपीयरेंस, या फिर आप इसको नेट पाइप अपीयरेंस भी बोल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है लीजन बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं होते, वो हिडन होते हैं पेरिटोनियल सरफेस के ऊपर, तो इस तरीके के लीजन को क्या बोला जाता है, फ्रोजन पेल्विस। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि टोबैको पाउच अपीयरेंस कहाँ देखने को मिलती है और फ्रोजन पेल्विस कहाँ मिलती है। उसके बाद ये पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है जेनेटिक ट्यूबरकुलोसिस का। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि मोस्ट कॉमन सिम्टम जो होता है ट्यूबरकुलोसिस का क्या होता है, इनफर्टिलिटी होती है। एक चीज़ पूछी गई है मोस्ट कॉमन सिम्टम से रिलेटेड, एक चीज़ पूछी गई है कि ज़्यादातर जो होती है 90% केसेस के अंदर जेनेटिक ट्यूबरकुलोसिस के अंदर पेशेंट कैसे होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि जो वल्वा होते हैं और जो वजाइना होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, अल्सर्स बन जाते हैं। अल्सर्स कैसे होते हैं, शैलो होते हैं, उनके अंडरमाइन एजेस होती है। तो यहीं से ये सवाल बना कि जेनेटिक ट्यूबरकुलोसिस के अल्सर्स के क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो जेनेटिक ट्यूबरकुलोसिस के जो अल्सर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अंडरमाइन होते हैं, हील्ड विद स्कार फॉर्मेशन, यानी इसमें मैंने बताया स्कार फॉर्मेशन होता है। दूसरा क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, ये मैंने बताया जैसे कि अंडरमाइन होते हैं, जब ये हील करते हैं तो स्कार फॉर्मेशन होता है। तीसरा ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, ये आपको याद रखना है। एक सवाल इधर से पूछा जाता है कि जो मोस्ट कॉमनली जो होता है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर देखने को मिलता है जेनेटिक ट्यूबरकुलोसिस में क्या देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने बताया कि 40% पेशेंट के अंदर क्या होता है, मीनोरेजिया होता है, तो आपका जवाब होगा मीनोरेजिया। जिससे मोस्ट कॉमन जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर देखने को मिलता है वो मीनोरेजिया मिलता है। मोस्ट कॉमन जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी मास होता है वर्जिन गर्ल के अंदर वो किस वजह से होता है, इज ऑलवेज ओरिजिन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। अगर कोई वर्जिन गर्ल जैसे मैंने बताया सफ़र कर रही है पेल्विक मास से, तो उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा होगा, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ही हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर कोई पेनलेस फिक्स मास प्रेजेंट है इन इनफर्टाइल वुमेन के अंदर, या फिर वुमेन जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, तो वो भी क्या होगा, उसको भी आप सस्पेक्ट करेंगे हमेशा किसके लिए, पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल कि कोई आपसे पूछता है कि करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होंगे जिनको लोअर जेनिटल ट्रैक्ट की ट्यूबरकुलोसिस होगी, तो क्या फीचर होंगे, मैंने आपको बताया कि जो डिस्चार्ज होगा वजाइनल डिस्चार्ज कैसा होगा, वो ब्लड स्टेन वजाइनल डिस्चार्ज होगा। फिर उसके अलावा क्या होगा, पेशेंट के अंदर पोस्टपार्टल ब्लीडिंग होगी। फिर क्या होगा, उसके अंदर ल्यूकोरिया भी होगा पेशेंट के अंदर, और इसके अंदर जो अल्सर्स होंगे वो पेनफुल होंगे। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं।
ऑफ लोअर जेनिटल ट्रैक्ट ट्यूबरक्लोसिस के। क्या क्या फीचर्स हैं? ब्लड स्टेन वजाइनल डिस्चार्ज होगा, पोस्टकॉइटल वजाइनल ब्लीडिंग होगी, ल्यूकोरिया होगा, पेनफुल अल्सर होंगे। ठीक है, अगर जो होता है आपसे पूछा जाए कि अगर किसी को ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस हो रही है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक क्या है ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस की, तो अगर ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस हो रही है तो जो एब्डोमेन होगा वो कैसा होगा? डफी एब्डोमिनल फील होगा। ठीक है, उसके अलावा एक सवाल पूछा जाएगा कि बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टिगेशन, जो चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस का, वो क्या है? तो आपका क्या जवाब होगा? सबसे पहले मैंने आपको कौन सा इन्वेस्टिगेशन बताया था? डीएनसी यानी कि डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज कराएंगे। दूसरा सवाल इसमें ये बन सकता है कि कब कराएंगे? आप जवाब देंगे लेट प्री मेंस्ट्रुअल फेज में कराएंगे, या फिर आप बोल सकते हैं सेक्रेटरी फेज के अंदर कराएंगे। एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राम से रिलेटेड बताया था कि हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राम जो होता है हमेशा जो होता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन द प्रूवन केस ऑफ द जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस के अंदर। ठीक है, इसलिए जब सल्फिंजियोग्राफी कराते हैं तो उसमें क्या ऐसी फाइंडिंग आएंगी जो सजेस्ट करेंगी ट्यूबरकुलर सल्फिंजाइटिस को। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? हमें लेड पाइप अपीयरेंस देखने को मिलेगी, और क्या मिलेगा उसके अंदर? क्या मिलेगा उसके अंदर? कॉर्नल ब्लॉक मिलेगा, टोबैको पाउच अपीयरेंस मिलेगी, नेग्राइल अपीयरेंस भी बोला जाता है उसके अंदर, कैल्सिफिकेशन होगा ट्यूब्स का, ठीक है, कॉर्नल ब्लॉक होगा, ठीक है, फुलनेस होगी ऑफ द ट्यूबल आउटलेट के अंदर। उसके अलावा क्या होगा? ब्लीडिंग होगी, वेरिएशन होगा इन द फ्लूइड डेंसिटी के अंदर। एक खास बात यह है कि जब जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस होती है तो इन्फेक्शन हो रहा है, तो लेकिन इसके अंदर क्या होता है? ESR जो होता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर नॉर्मल होता है। ठीक है, आप देखिए एक बात ध्यान रख लें कि एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इंडिकेशन क्या होती है जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस के अंदर सर्जरी करने के लिए, यानी कि जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस अगर किसी पेशेंट को हो रही है तो उसमें क्या क्या इंडिकेशन है जिसमें आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। जब करेंगे जब कोई भी बहुत ज़्यादा एक्टिव लीजन होगा, बहुत ज़्यादा परसिस्टली एक्टिव लीजन होगा तो उसमें हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? उसके अंदर बहुत ज़्यादा अगर परसिस्टेंट होगा, लार्ज इन्फ्लेमेटरी मास प्रेजेंट होगा स्पाइरोसल्फिन सेप्टिक पायोमेट्रा के तौर पे, या फिर परसिस्टेंट सिम्टम होंगे पेन के, या मेनोरेजिया बहुत ज़्यादा होगा, या प्रोग्रेशन होगा डिजीज़ का, या फिर परसिस्टेंट टाइप का फिस्टुला होगा, तो ये सारी कंडीशन ऐसी हैं जिसके अंदर हमें जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस में सर्जरी करनी पड़ती है। कौन कौन सी कंडीशन? जब बहुत ज़्यादा परसिस्टेंटली एक्टिव लीजन होगा, या फिर कौन कौन सी कंडीशन होगी? जैसे कि जाता है जब हमारा परसिस्टेंटली एक्टिव कोई लीजन होगा, दूसरा बहुत ज़्यादा कोई परसिस्टेंट लार्ज इन्फ्लेमेटरी मास प्रेजेंट होगा जैसे पायोसल्फिंग्स है, पायोमेट्रा है, या फिर बहुत ज़्यादा परसिस्टेंटली सिम्टम होंगे कौन कौन से? ऐसे पेन होगा, या मेनोरेजिया हो रहा होगा, या फिर प्रोग्रेशन होगा डिजीज़ का, या फिर होता बहुत ज़्यादा परसिस्टिंग फिस्टुला होगा। तो इन सारी कंडीशन के अंदर क्या होगा? हमें जो है सर्जरी करनी पड़ेगी। ठीक है, एक बात और याद रखना है इसमें, आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस के अंदर किस किस तरीके से सर्जरी की जाती है, जो सर्जरी की जाती है या तो टोटल हिस्टेरेक्टमी की जाती है, साथ के साथ बायलेटरल सल्फिंजियोग्राफी की जा सकती है, या फिर जो होता है वल्वेक्टमी की जाती है इस कॉज ऑफ हाइपरट्रॉफी वल्वा का, यानी एलिफेंटियासिस ऑफ द वल्वा हो रही है, हाइपरट्रॉफी हो रही है वल्वा की, तो उसमें क्या करेंगे हम? वल्वेक्टमी कर देंगे। ठीक है, ट्यूबोप्लास्टी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यू टू द रीएक्टिवेशन ऑफ द डिजीज। ट्यूबोप्लास्टी नहीं किया जाता है क्योंकि रीएक्टिवेशन ऑफ द डिजीज के चांसेस रहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस। आई होप आपको समझ आया होगा कि जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है, क्या क्या उसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, किस तरीके से वो स्प्रेड करती है, क्या क्या उसके अंदर एज इंसिडेंस होता है, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री क्या मिलती है, क्या पैथोलॉजी डेवलप हो जाती है, उसमें क्या क्या चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं हम। आई होप आपके आप समझ आ गया होगा, और इससे रिलेटेड आपसे मैंने MCQs भी डिस्कस कर लिए हैं। अब आपका टॉपिक पूरा तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you so much for watching my video and supporting me. Thank you so much.